नमस्कार दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुन रहे हैं आर के नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास गाइड, जो कि एक बहुत ही मशहूर उपन्यास है और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है राजू, जो कि एक गाइड है, उसके जेल से रिहा होने पर। अब राजू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। राजू भटकते भटकते एक मंदिर में बना लेता है। कुछ दिन वो मंदिर में रहता है और उस मंदिर के आसपास के गांव वाले राजू को एक सन्यासी समझने लगते हैं। राजू उनके साथ कुछ फिलोसॉफिकल बातें कर तो उपन्यास में हम साथ साथ राजू के पिछले जीवन के बारे में भी सुनते हैं। राजू मालगुड़ी का रहने वाला था और वहाँ के रेलवे स्टेशन पर वो एक दुकान चलाता था। धीरे धीरे राजू एक गाइड का काम करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक खड़ूस यात्री से होती है, जिसकी पत्नी के प्रति राजू आकर्षण महसूस करता है। तो आइए उस मुलाकात को जानते हैं जब राजू पहली बार रोजी से मिलता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं रोज की तरह खाकी बू शर्ट और धोती पहने था। इन दोनों का मेल हमेशा ही भयंकर रूप से अनाकर्षक और भौंडा लगता है, लेकिन मेरे जैसे काम के लिए सबसे सुविधाजनक और युक्ति संगत होता है। फिर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरी, मेरी इच्छा हुई काश मैं कहीं छिप जाता। उसके व्यक्तित्व में अत्यधिक चमक दमक नहीं थी, लेकिन उसका शरीर इकहरा और सुता हुआ था, अपूर्व सौंदर्य के सांचे में ढाला हुआ। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थी। रंग सफेद नहीं, बल्कि किंचित धुंधला सा था, जिससे उसका केवल आधा रूप ही नजर आता था, मानो आप उसे डाब के पानी की कोमल फिल्म के पीछे से देख रहे हों। क्षमा करें अगर आपको लगता हो कि मैं काव्य की भाषा में बह गया हूं। मैंने साथ न जाने का बहाना करके उन दोनों को होटल की ओर रवाना कर दिया और खुद साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए घर की ओर भागा। गफूर की मदद से मैंने कुछ तथ्यों की खोजबीन की। वे मुझे इल्लामन स्ट्रीट पर एक आदमी के पास ले गया, जिसके चचेरे भाई को, जो म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में काम करता था, एक ऐसे जादूगर का पता था जिसके पास किंग कोबरा साहब था। मैं अपनी खोज में लगा रहा। इस बीच मैंने अतिथि को नॉर्थ एक्सटेंशन में स्थित ईश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थरों पर खुदे रामायण के प्रसंगों को डिसाइफर करने के लिए अकेला छोड़ दिया। मंदिर की दीवार पर असंख्य सूक्ष्म आकृतियां खुदी हुई थी। उनमें अभिव्यक्त एक एक प्रसंग को समझने के लिए उस व्यक्ति को अपना पूरा वक्त देना पड़ा। मैं उन मूर्ति अंकित प्रसंगों से पूरी तरह परिचित था और मैं आंख बंद करके उनका क्रम बता सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं ली। वे स्वयं उनके बारे में पूरा जानकार था। अपनी खोज पूरी करके जब मैं लौटा तो देखा कि लड़की अलग खड़ी हुई है। उसके चेहरे से लगता था जैसे वह बिल्कुल ऊब रही है। मैंने प्रस्ताव किया, अगर आप 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल सको तो मैं आपको एक कोबरा सांप दिखा सकता हूं। वे जैसे प्रसन्नता से खिल गई। उसने उस व्यक्ति के कंधे को छूकर कहा, तुम यहां और कितनी देर रहना चाहते हो? वे व्यक्ति झुककर किसी मूर्ति का निरीक्षण कर रहा था। कम से कम 2 घंटे और, उसने बिना मुड़े ही उत्तर दिया। मैं इस बीच बाहर घूमने जा रही हूं। खुशी से। फिर उसने मुझसे कहा, सीधे होटल चले जाना, मैं रास्ता तलाश करके खुद पहुंच जाऊंगा। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से हमने अपने गाइड को साथ लिया और हमारी कार रेतीली सड़क पर फिसलती हुई आगे बढ़ने लगी। नलप्पा कुंज के पास पुल पार करके हम नदी के दूसरे किनारे पहुंचे। सड़क में बैलगाड़ियों की लीकें खुदी हुई थी। गफूर ने अपने पास बैठे आदमी की ओर क्रोधपूर्वक देखा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कार को एक बैलगाड़ी बना दूं जो हमें इस बीहड़ रास्ते पर खींच लाए हो? आखिर हमें जाना किधर है? उधर तो मुझे कब्रिस्तान के अलावा और कोई बस्ती नहीं दिखाई देती। उसने नदी पार एक वीरान अहाते के पीछे से उड़ते हुए धुएं की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि पिछली सीट पे बैठी परिजा देवी के सामने कब्रिस्तान जैसे अपशकुन भरे शब्द बोले जाए, इसलिए मैंने जोर से कुछ कहकर उस शब्द पर एक पर्दा डालने की कोशिश की। नदी पार आगे चलकर हम एक
ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ झोपड़ियां थी। कार के रुकते ही इन झोपड़ियों में से अनेक सिर निकलकर झांकने लगे और नंग धड़ंग बच्चों का एक झुंड आकर कार के गिर्द खड़ा हो गया। आंखें फाड़कर उसमें बैठे मेहमानों को देखने लगा। हमारा गाइड कार से उतरकर दौड़ता हुआ गांव के परले कोने की झोपड़ी तक गया और कुछ क्षणों में ही एक आदमी को साथ लेकर लौट आया, जिसके सर पर एक लाल पगड़ी बंधी थी। इसके अलावा उसके बदन पर सिर्फ एक जांघिया था। क्या इस आदमी के पास किंग कोबरा सांप है? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जरा देखे तो, इस पर बच्चों ने कहा। सचमुच इसके पास बहुत बड़ा सांप है, इसके घर में। और मैंने उस युवती से कहा, क्या हम लोग देखने के लिए चलेंगे? और हम चल पड़े। गफूर बोला, मैं यहीं पर रहूंगा, नहीं तो ये बंदर इस गाड़ी के पुर्जे पुर्जे अलग कर देंगे। मैंने उन दोनों से पीछे रुककर गफूर से कहा, आज तुम्हारा मिजाज क्यों बिगड़ा हुआ है गफूर? आखिर पहले तो तुम इससे भी खराब सड़कों पर गए हो, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। मुझे मोटर के लिए स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर खरीदने पड़े हैं। उनकी कीमत जानते हो? ओह, तुम जल्द ही उनके दाम वसूल कर लोगे, खुश रहो। हमारे कुछ मुसाफिरों को मोटर की नहीं बल्कि ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। इस आदमी को ही देखो। उसके मन में धुंधला सा असंतोष था। मुझे मालूम था कि उसका गुस्सा हमारे खिलाफ नहीं बल्कि उस गाइड के खिलाफ था, क्योंकि उसने कहा था, मैं सोचता हूं इस आदमी को शहर तक पैदल वापस लौटने देना चाहिए। भला कोई इतनी दूर शाम को देखने के लिए आता है? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसे खुश करने की कोशिश बेकार थी। शायद घर से चलते वक्त उसकी बीवी ने उससे झगड़ा किया था। जब सपेरा छड़ी से कोंचकर सांप की टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त लड़की एक पेड़ की छांव में खड़ी थी। सांप काफी लंबा था। फुफकार करते हुए उसने अपना फन फैलाया। लड़के चीखते हुए भाग गए और थोड़ी देर में फिर लौट आए। सपेरा चिल्लाया, अगर तुम सांप को नाराज कर दोगे तो ये तुम्हारा पीछा करेगा। मैंने लड़कों को खामोश रहने के लिए कहा और सपेरे से पूछा, ये पक्की बात है ना कि तुम सांप को अपने काबू में रखोगे? लड़की ने सुझाव दिया, तुम बांसुरी बजाकर सांप को नचवाओ। सपेरे ने तुम्बे की बीन उठाकर उसमें से बारीक आवाज निकाली। काले नाग ने फन उठाकर झूमना शुरू किया। मुझे इस दृश्य से ग्लानि हो रही थी, लेकिन लड़की मंत्रमुग्ध होकर खड़ी इस दृश्य को देख रही थी। उसने बांह आगे बढ़ाकर सांप के झूमने की नकल की और बीन की लय पर खुद झूमने लगी। क्षण भर के लिए, सिर्फ क्षण भर के लिए। लेकिन इतने में ही मैं समझ गया कि वे इस शताब्दी की सबसे बड़ी नर्तकी है। जब हम शाम को होटल पहुंचे तो 7 बज चुके थे। मोटर से उतरते ही उसने बिना किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, धन्यवाद, और जीने के ऊपर चली गई। उसका पति पोर्च पे खड़ा था। उसने कहा, आज बस इतना ही काफी है, बाद में तुम सारा हिसाब दे देना। कल 10 बजे मुझे मोटर चाहिए। वे अपने कमरे में वापस चला गया। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया। आखिर वे मुझे क्या समझता था? वे मुझे हुक्म दे रहा था कि उसे फला वक्त मोटर चाहिए। क्या वे समझता है कि मैं दलाल हूं? इस बात से मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन दरअसल मैं एक दलाल ही तो था। गफूर, सपेरे, टूरिस्टों के गिर्द मंडराना ही मेरा काम था। उस आदमी ने ना मुझे अपने बारे में कुछ बताया, ना ये कि वे कल सुबह कहाँ जाना चाहता है। कितना अजब आदमी था वे। मुझे उससे नफरत हो गई। इससे पहले मुझे किसी टूरिस्ट से इतनी नफरत नहीं हुई थी। लौटते वक्त मैंने गफूर से कहा, कल सुबह उसने मोटर की फरमाइश इस अंदाज में की है जैसे गाड़ी उसके बाप की हो। तुम्हें कुछ अंदाज है वे कहाँ जाना चाहता है? मैं क्यों मगजबच्ची करूं? अगर वे पूरा किराया देता है तो जिस वक्त चाहे मोटर मंगवा सकता है। मुझे तो बस इतना सरोकार है, कौन भाड़े पर मोटर लेता है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वे अपने व्यक्तिगत जीवन दर्शन का विवरण देने लगा। इसमें मुझे कोई रुचि नहीं थी। मेरी माँ हमेशा की तरह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। खाना परोसते समय उसने पूछा,
आज तुम किधर गए थे? दिन भर क्या किया? मैंने उसे सपेरे के बारे में बताया। माँ ने कहा, शायद ये लोग बर्मा के रहने वाले हैं और सांप की पूजा करते हैं। मेरा चचेरा भाई बर्मा में रहता था, उसने मुझे वहां की नाग कन्याओं के बारे में बताया था। फिजूल बातें मत करो, वे लड़की बड़ी अच्छी है। वे नाग पूजक नहीं बल्कि नर्तकी है। ओह, नर्तकी हो सकता है, लेकिन इन नाचने वाली लड़कियों के साथ कभी सरोकार न रखना, ये सब बड़ी खराब होती हैं। मैं चुपचाप खाना खाता रहा और मन ही मन उस लड़की के सुवासित व्यक्तित्व की स्मृतियां जगाता रहा। अगले दिन 10 बजे मैं होटल पहुंच गया। गफूर की मोटर पहले से ही पोर्च में खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने आंख मारकर कहा, क्या ठाठ है? मैंने उसकी बात अनसुनी करके व्यवसायिक अंदाज में पूछा, क्या वे लोग अभी अंदर हैं? ख्याल तो ऐसा ही है, वे अभी तक बाहर नहीं निकले। वह एक ही शब्द की जगह 20 शब्दों का प्रयोग कर रहा था। न जाने उसे क्या हो गया था, फिर बड़ा बातूनी बन गया था। और अचानक मैंने अपने दिल में ईर्ष्या का डंक महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि उस लड़की से प्रभावित होकर वे उसके आगे अपनी शान बघारना चाहता है। इस ईर्ष्या से दुखित होकर मैंने मन ही मन कहा, अगर भविष्य में भी गफूर इसी तरह पेश आएगा तो मैं उससे पीछा छुड़ाकर कोई दूसरा आदमी ढूंढ लूंगा। हर बात में दखल देने वाला टैक्सी ड्राइवर मेरे लिए बेकार है। मैं सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और मैंने अधिकारपूर्वक 28 नंबर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रुको, भीतर से आवाज आई। ये आदमी की आवाज थी। मुझे उम्मीद थी कि लड़की की आवाज सुनाई देगी। मैं मन ही मन कुड़ता हुआ कुछ मिनटों तक बाहर खड़ा रहा। मैंने घड़ी देखी, 10 बज गए थे और उस आदमी ने कहा था, रुको। क्या वे उस लड़की के साथ अभी तक बिस्तर में लेटा था? मुझे लगा कि मुझे दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस जाना चाहिए। इतने में दरवाज़ा खुला और वह तैयार होकर बाहर निकल आया। उसने बाहर से दरवाज़ा फेर दिया। मैं स्तब्ध होकर उससे पूछने ही वाला था, वो साथ नहीं जाएगी? लेकिन मैं खामोश रहा और चुपचाप उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। उसने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मैंने उसे खुश करने के लिए कपड़े पहने हों और वह मेरे कपड़ों की दाद दे रहा हो। मोटर में बैठने से पहले उसने कहा, आज मैं फिर पत्थरों पर नक्काशी का काम देखना चाहता हूं। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है ठीक है, नक्काशी का अध्ययन करो या चाहे जिस चीज का अध्ययन करो, लेकिन उसके लिए मेरी क्या जरूरत है? फिर जैसे मेरे विचारों के जवाब में उसने कहा, उसके बाद उसने जेब में से कागज का एक पुर्जा निकालकर पढ़ा। ये आदमी जिंदगी भर दीवारों की नक्काशी देखता फिरेगा और वो बेचारी होटल में कमरे में सड़ती रहेगी। कितना अजब आदमी है। वे लड़की को अपने साथ क्यों नहीं लाया? बड़ा भुलक्कड़ है। मैंने पूछा, क्या और कोई आपके साथ नहीं आ रहा? उसने जैसे मेरे मन की बात भांप ली और तपाक से जवाब दिया, नहीं। फिर अपने हाथ का कागज देखकर उसने पूछा, क्या इस इलाके में गुफा चित्र है? मैंने इस सवाल को हंसकर टाल दिया। हाँ, हर आदमी को ऐसे स्थानों में दिलचस्पी नहीं होती। सिर्फ थोड़े से लोगों ने ही अब तक उन गुफाओं को देखने का आग्रह किया है, लेकिन वहां सारा दिन लग जाएगा। हो सकता है हम आज रात को लौट ना सके। वे अपने कमरे में चला गया और कुछ मिनटों बाद मुंह लटकाकर लौटा। इस बीच मैंने गफूर की मदद से खर्चे का तखमीना लगा लिया था। हम जानते थे कि पीक हाउस के फॉरेस्ट बंगले में रात भर रुकना पड़ेगा और फिर 2 मील पैदल चलकर आगे जाना पड़ेगा। मुझे ये तो मालूम था कि गुफाएं कहाँ हैं, लेकिन मैं पहली बार उन्हें देखने के लिए जा रहा था। मालूम होता था कि मालगुड़ी में हर बार सैर के लिए कोई ना कोई नई जगह निकल आती थी। मोटर में बैठकर उस आदमी ने कहा, शायद तुम नहीं जानते कि औरतों से किस तरह पेश आया जाता है। क्यों? मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उसका दृष्टिकोण अधिक मानवीय होता जा रहा था। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, और हंस पड़ा ताकि उसे ये देखकर खुशी हो कि मैं उसके मजाक पर हंस रहा था। फिर मैंने हिम्मत बांधकर पूछा, आखिर किस बात की परेशानी है? नई पोशाक और चाल ढाल से मुझे एक नया साहस पैदा हो गया था।
उसने मैत्रीपूर्ण मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और आगे झुककर कहा, अगर मर्द मानसिक शांति चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वे स्त्री जाति को बिल्कुल भुला दे। 3 दिन में पहली बार उसने मुझसे खुलकर बात की थी। पहले वे हमेशा खामोश रहता था या तीखी बात करता था। मैंने अनुमान लगाया कि जब उसकी जबान इस हद तक खुल गई तो जरूर स्थिति खतरनाक होगी। गफूर ठोडी पर हाथ रखे अपनी सीट पर बैठा और कहीं दूर देख रहा था। उसका सारा रुख जैसे ये कह रहा हो कि तुम दोनों जने वक्त बर्बाद करने वाले हो, तुम्हारे साथ मेरी सुबह भी बर्बाद हो रही है। एक साहसपूर्ण विचार मेरे दिल में पैदा हो रहा था। अगर वह सफल हो गया तो अंत में मेरी जीत होगी, और अगर मैं असफल रहा तो ये आदमी या तो मुझे ठोकर मारकर निकाल देगा या पुलिस बुलवा लेगा। मैंने कहा, क्या मैं जाकर आपकी तरफ से कोशिश करूं? करोगे? उसने खिलखिलाकर पूछा। अगर हिम्मत है तो जाओ। मैं उसकी बात सुने बगैर ही मोटर से कूद कर उतर गया और एक साथ 4-4 सीढ़ियां पार करता हुआ 28 नंबर के कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। भीतर से लड़की की आवाज सुनाई दी, मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, परेशान ना करो। मैं हिचकिचाया, सोचने लगा कि क्या कहूं। उस परिसादी से मुझे पहली बार स्वतंत्र रूप से अकेले में बात करने का मौका मिला था। मैं या तो अपने को बेवकूफ बना लूं या स्वर्ग जीत लाऊंगा। मैंने क्या कहकर अपना परिचय दूं? क्या वे मेरे प्रसिद्ध नाम को पहचान लेगी? मैंने कहा, वो नहीं आए हैं, मैं आया हूं। क्या? उसने मीठी आवाज में पूछा। आवाज में हैरानी और चिड़चिड़ापन था। मैंने फिर कहा, वे नहीं, मैं हूं। क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचानती? क्या कल मैं तुम्हारे साथ सपेरे के पास नहीं गया था? रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने धीमी आवाज में दरवाजे की दरार में से कुछ फुसफुसाकर कहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। तुम्हारे नृत्य की मुद्रा की स्मृति मुझे परेशान करती रही। मेरा वाक्य खत्म होने से पहले ही दरवाजा आधा खुला और उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे तुम। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। मेरा नाम राजू है, मैंने कहा। उसने पूरी तरह मेरा निरीक्षण किया और बोली, हाँ, मैं तुम्हें जानती हूं। मैं सद्भाव से मुस्कुराया। वे मेरी सबसे शानदार मुस्कान थी, मानो किसी फोटोग्राफर ने मुझे मुस्कुराने के लिए कहा हो। उसने पूछा, वह कहाँ है? मोटर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम तैयार होकर बाहर नहीं चलोगी? उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। आंखें ताजे आंसुओं से गीली थी और उसने एक घिसी हुई सूती साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर ना मेकअप, ना उसने सेंट ही लगाया था, लेकिन मैं उसे उसी हालत में साथ ले जाने के लिए तैयार था। मैंने कहा, तुम इसी तरह चलो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। भला इंद्रधनुष को भी सजावट की जरूरत होती है। उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुम इन बातों से मुझे खुश कर सकते हो और मैं अपना निश्चय बदल लूंगी? हाँ, क्यों नहीं? तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके साथ बाहर जाऊं? मुझे चैन से रहने दो। उसने विस्फारित नेत्रों से कहा। अब मुझे उसके चेहरे के नजदीक जाकर फुसफुसाने का मौका मिल गया, क्योंकि तुम्हारे बगैर जिंदगी सूनी सूनी लगती है। वह अगर चाहती तो चिल्लाकर मेरा मुंह दूसरी तरफ फेर सकती थी। तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत कैसे हुई? वह अगर चाहती तो मुझे बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर सकती थी, लेकिन उसने ये सब नहीं किया। सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी मुसीबत कर दोगे। अच्छा, 1 मिनट रुको। वे अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी समस्त चेतना के साथ चिल्लाना चाहता था, मुझे भीतर आने दो। मैं जोर से दरवाज़ा पीटना चाहता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर संयम कर लिया। इसी वक्त किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका पति ये देखने के लिए ऊपर आ गया कि मेरे प्रयत्नों का क्या फल निकला है। वे आ रही है या नहीं, मैं सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं, उसने कहा। छी,
वह अभी बाहर आ जाएगी। मेहरबानी करके जाकर मोटर में बैठिए। सच? वे चकित स्वर में बड़बड़ाया। तुम तो जादूगर हो। फिर वे बिना दबे पांव वापस जाकर मोटर में बैठ गया। उसी वक्त लड़की अलौकिक प्रतिभा की तरह अचानक भीतर से प्रकट हुई और कहने लगी, आओ चले। अगर तुम ना होते तो मैं इस ढंग से पेश आती कि सब दंग रह जाते। क्या? मैं अगली गाड़ी से वापस लौट जाती। हम लोग एक बहुत खूबसूरत जगह देखने जा रहे हैं। मेहरबानी करके हमेशा की तरह अपनी मधुरता बनाए रखना, कम से कम मेरी खातिर। उसने कहा, अच्छा, और वे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। मैं उसके पीछे पीछे आया। उसने मोटर का दरवाज़ा खोला और सीधे भीतर चली गई। उसके पति ने आगे सरक कर उसके बैठने के लिए जगह बना दी। मैं दूसरे दरवाजे से आकर उसके पति के पास बैठ गया। इस अवस्था में मैं गफूर के पास जाकर बैठने के लिए तैयार नहीं था। गफूर ने यह पूछने के लिए सर घुमाया कि मोटर स्टार्ट करे या ना करे। अगर हम पीक हाउस जाएंगे तो आज रात लौटना मुमकिन नहीं होगा। हमें लौटने की कोशिश करनी चाहिए, लड़की के पति ने कहा।